नमस्कार दोस्तों, हम बातें कर रहे थे एक सांस्कृतिक आरोह अवरोह की, पूंजीवादी संस्कृति और समाजवादी संस्कृति की टकराहट की और आपसी आकर्षण की। उसी आकर्षण के बिंदु से हम आज अपना पाठ शुरू करेंगे। आज पश्चिम के सचेत बुद्धिजीवी अपने समाज के सतही और बाजारू वातावरण से घबराकर मुक्ति का रास्ता पूर्वी यूरोप की समाजवादी जन संस्कृति में खोजते हैं। क्या यह भी एक आत्मछलना नहीं है? अभी हाल में प्राग के एक साहित्यिक पत्र में एक चेक लेखक का बहुत दिलचस्प संस्मरण छपा है। उनकी मुलाकात पश्चिमी जर्मनी के एक ऐसे लेखक से हुई जिन्होंने उन्हें बताया कि आज उनके देश से हजारों की संख्या में युवक युवतियां रूस के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। न केवल रूसी भाषा और साहित्य के प्रति उनकी दिलचस्पी तेजी से बढ़ती जा रही है, बल्कि बुद्धिजीवियों की फैशनेबल पार्टियों में भी विस्की या कोन्याक की अपेक्षा वोदका पीना कहीं अधिक गौरवपूर्ण माना जाता है। इसे एक तरह से नई रशियन वेव कहा जा सकता है, जो केवल वामपक्षीय लेखकों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों के बीच लोकप्रिय है जो पश्चिमी जर्मनी की टेलीविजन मोटर सभ्यता से ऊब चुके हैं और एक ऐसे वातावरण के लिए उत्सुक है जिसमें मनुष्य का जीवन इतना अर्थशून्य, सतही और यांत्रिक न हो जितना उनके समाज में। एक चेक लेखक से बातचीत के दौरान किसी जर्मन लेखक ने बहुत आशा भरे स्वर में कहा, मैं समझता हूँ आपके समाज में वह अर्थ मिल सकता है जिसे हम खोज रहे हैं। आप तो स्वयं समाजवादी देश के निवासी हैं, क्या आप ऐसा नहीं समझते? जर्मन लेखक के स्वर में सांत्वना और तसल्ली पाने की अजीब आतुरता थी। ये वो भटकाव है जो जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत झेला। पूर्वी जर्मनी ने अपना त्रास झेला, वहाँ जो स्टासी सत्ता में आई उसने भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया और पश्चिमी जर्मनी में वही अर्थहीनता, ये केवल पूंजीवाद की ही अर्थहीनता नहीं है, ये उस इतिहास के प्रति एक अविश्वास से पैदा हुई अर्थहीनता है जो कि पश्चिमी जर्मनी का इतिहास हुआ होलोकॉस्ट के तुरंत बाद। हिटलर वोटेड नहीं हुआ था पावर में, उसने सत्ता हथियाई थी, लेकिन उसने किस तरह संपूर्ण ताकत अपने में हासिल कर ली, ये बहुत विचित्र बात है। और बाद में जब नाज़ी ट्रायल हुआ तो उन लोगों ने कहा कि वी वर जस्ट ओबेइंग ऑर्डर्स, लेकिन यू कुड हैव डिसओबेड देम एज अ ग्रुप, नॉट एज एन इंडिविजुअल, राइट? सो मुझे ये लगता है, ये मेरी टिप्पणी है, इतिहास पढ़ने के बाद जी मेरी दृष्टि यही, और मेरे बहुत से जर्मन मित्र हैं, मुझे जर्मन भाषा से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सभ्यता जो इतनी उन्नत हो सकती है वो कैसे इतना पतित काम कर गई कि उसने होलोकॉस्ट जैसा जघन्य काम किया। तो खैर, अर्थहीनता वहाँ से भी पैदा होती है। दूसरों का लगातार छीनना अच्छा नहीं होता, दूसरे का कत्ल अच्छा नहीं होता। अगर सचमुच मनुष्य होने का अर्थ ढूंढना चाहते हैं तो इस बात को समझना होगा, यही मनुष्यता है, यही साहित्य का काम है, यही संवेदना है। तो ये मैं कहना चाहती थी। अब चेक लेखक का जवाब सुनिए, जो कि ये तो मेरी अपनी टिप्पणी थी, मैं बीच में कूद पड़ी क्योंकि मैं केवल पाठ नहीं कर रही हूँ इसका, मैं इसको एक प्रकार से आपके साथ इस पर चर्चा कर रही हूँ।
चेक लेखा का जवाब सुनिए। मैं उनके प्रश्न का क्या उत्तर देता? मैं चुप बैठा रहा और सोचने लगा कि मानवीयता आज कैसे अजीब विरोधाभास में जी रही है। हमारे देश चेकोस्लोवाकिया के हज़ारों लोग पश्चिम की व्यावसायिक संस्कृति की ओर बड़ी ललचाई दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं कि उसमें उनकी समस्याओं का हल मिल सकता है। मतलब ये कि ये जो खेमी में बटा हुआ दो सांस्कृतिक भूभाग है, इसमें बड़ी प्यास है सांस्कृतिक ही नहीं किस्मों की। और ये जनरल मतलब ये एकदम नेचुरल है, ये एक जनरल टेंडेंसी है मनुष्य की कि अगर आप उसे खांचे में बंद कर देंगे, एक कैंप में कैद कर देंगे तो वो बाहर निकलना चाहेगा। मतलब एक जुमला इधर है ना कि हमें ये बताया कैसे जाए कि मतलब हम कैसे सोचें। ये एक फेमिनिस्ट नारा भी होता जा रहा है कि मतलब कुछ लोग एक कंट्री म्यूज़िक की एक शख्सियत ने कहा कि मेरे पति मुझे माई हस्बैंड जस्ट टेल्स मी व्हाट टू थिंक क्रिटिकली एंड आई डू इट। ऐसा कुछ हुआ था बीच में अमेरिकी टेलीविज़न पे, मैंने भी वो बाइट देखी थी, तो वो वाली बात है। तो ये तो मुझे हेल्दी लगता है कि आप अपनी संस्कृति से या अपने सांस्कृतिक आकाश का विस्तार चाहते हैं और आपको अपनी सांस्कृतिक परिपूर्णता जो है वो कम लगती है। ये अच्छी बात है। मुझे ये लगता है कि हम केवल एक ही जगह एक ही संस्कृति में इतना तुष्ट ना हो जाए कि हम कहीं और देख ही ना सकें, तो इससे फिर सांस्कृतिक घुटन भी होती है। चेक लेखा का जवाब यह है कि जबकि वहाँ के लोगों की उम्मीदें समाजवाद पर केंद्रित हैं, जो उनकी राय में मानवीय अस्तित्व के संकट से न छुटकारा दिला सकता है। कैसी अजीब विडंबना है। क्या हमारी आशाएं झूठी हैं या झूठी नहीं हैं? क्या उनकी आशाएं भी झूठी नहीं हैं? मुझे लगा कि वे केवल समाजवाद के आदर्श को देखते हैं, किंतु हमारे यथार्थ को नहीं देखते। उसी तरह जैसे हम उनकी व्यावसायिक सभ्यता की ऊपरी तड़क भड़क को तो देखते हैं, किंतु उसके भीतर छिपे खोखलेपन को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक ज़माने में जब हमने समाजवाद के लिए संघर्ष किया था, तब हमने सोचा था कि उसे एक विकासशील औद्योगिक सभ्यता के अनुरूप ढाल सकेंगे, किंतु यह ऐसा स्वप्न था जो आज भी पूरा नहीं हुआ। मैं उस जर्मन लेखक से क्या कहता? क्या यह कहता कि उनके विचार ठीक हैं कि सचमुच समाजवाद ही एक ऐसी चीज़ है जिससे उम्मीद की जा सकती है? मैंने कुछ नहीं कहा और महज शालीन भाव से मुस्कुरा दी। आगे निर्मल जी कहते हैं, इतने लंबे उद्धरण के लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। ये शब्द एक चेक मार्क्सवादी लेखक के हैं जो अपने समाज के फूहड़ सतहीपन से उतना ही परेशान है जितना पश्चिमी यूरोप का बुद्धिजीवी। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों व्यवस्थाएं एक जैसी हैं या उनमें मूलभूत अंतर नहीं है, किंतु इस लेख में मैं उन अंतरों को नहीं दोहराना चाहता जिनसे प्रायः सब लोग परिचित हैं। यहाँ मैं उस बढ़ते हुए खतरे की ओर संकेत करना चाहता हूँ जिसने अपने औद्योगिक पंजे में दोनों तरफ की संस्कृतियों को जकड़ लिया। मुझे लगता है कि इस खतरे के सामने आज का यूरोपीय बुद्धिजीवी अपने को जितना अवश्य पाता है उतना पहले कभी नहीं, चाहे वह पेरिस में हो या प्राग में हो, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता।
युद्ध से पहले यह स्थिति नहीं थी। फासिज्म को हराया जा सकता है। इस आस्था को लेकर ही यूरोप के सैकड़ों लेखक और कलाकार स्पेन में लड़ने गए थे। स्पेन उन दिनों महज एक देश ही नहीं था, वह एक लोकतंत्र का प्रतीक था और हर लेखक की आत्मा की कसौटी थी। अंधेरे के घोर क्षणों में भी आदमी का अपने पर विश्वास नहीं डिगा था। यह विश्वास आज खत्म हो गया है। यूरोप की राजधानियों में वियतनाम युद्ध के विरोध में प्रदर्शन जरूर होते हैं, किंतु ये प्रदर्शन रोज़मर्रा का वैसा ही एक फीचर है जैसे वियतनाम के गांवों पर रोज़मर्रा की बमबारी। दोनों चीज़ें बराबर एक साथ चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे को छूती कहीं भी नहीं। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं इस बात को मुझे लगता है कि मैं निर्मल वर्मा को जब पढ़ती हूँ तो मुझे मेरी सारी बेचैनी का जवाब मिल जाता है। यही बात मैं मज़दूरों वाले विरोध प्रदर्शन और लेखन के बारे में कि हमारा महानायक है मजदूर कागज़ पर और उसकी स्थिति बद से बदतर है। वो 4 दिन या 2 दिन भी लॉकडाउन में अपने को नहीं ढंग से रख सका कि क्वारंटीन सेंटर खुल जाते। मैं बिल्कुल फासीवादी सरकार का समर्थन नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मैं केवल ये कह रही हूँ कि ये जो तमाम कविताएं लिखी जा रही हैं मजदूरों के बारे में, इनसे क्या पेट भर रहा है उनका या क्या क्रांति है? तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको एक दृष्टि देने की, कुछ ऐसा बताने की कि उनका जीवन सचमुच बदले, चाहे वो केवल जनसंख्या नियंत्रण हो या कंपल्सरी शिक्षा हो, कि हर मजदूर, कोई तो अफसर हो ही सकता है जो ये देखे कि हर मजदूर का बच्चा स्कूल जाए। इसमें ऐसी क्या मुश्किल है ना? वही मजदूर के उत्थान की बात जो इन्होंने पहले भी कही कि वो वैसा हो जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचे तो वो हो जाए वैसा, लेकिन वो दूसरी समस्या होगी। पहले तो उसे वहाँ तक पहुँचना है। मध्यवर्गीय डबल स्टैंडर्ड्स के व्यक्ति जैसा, जो कि एक कविता है मेरे भाई पंकज राग की, जिसका भावार्थ कुछ इस तरह से है कि मनसुखवा का पढ़ना, पढ़कर सुनाना, साहब का रीत रीत जाना, साहब का रीझ रीझ जाना, यही है संपूर्ण साक्षरता। तो पढ़ने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही। तो बहुत सी बातें हैं, जनसंख्या नियंत्रण है, भ्रष्टाचार है, कितनी बातें हैं, एक नौकरी के लिए कितनी मशक्क़त। तो कहने का विरोध प्रदर्शनों की विफलता की ओर भी इन्होंने संकेत किया है, और ये ज़रूरी है विरोध प्रदर्शन को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। चेक सरकार भले ही वियतनाम की आर्थिक सैनिक सहायता कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है कि चेक सरकार ने ये किया। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि वियतनाम का युद्ध अमेरिका हार गया था, और वियतनाम की एक स्ट्रैटेजी थी जो मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे, और वो ये थी कि वो भीतर की ओर चलते गए और अमेरिकी सैनिक, ये तो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, वो गांव के गांव खाली करते चले गए, और इसी स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने अमेरिका को हराया। केवल आप वैसे तो बम कैसे गिराएंगे, कहाँ गिराएंगे, आपको कुछ तो ऑन ग्राउंड वो चाहिए, और तब शायद इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं थी। खैर, चेक सरकार भले ही वियतनाम की आर्थिक सैनिक सहायता कर रही हो, और इस लिहाज से वह उन अहिंसात्मक देशों से कहीं बेहतर है जो सिर्फ मौखिक सहानुभूति से आगे जाने का साहस नहीं करते, किंतु प्राग में रहकर यह आभास बिल्कुल नहीं होता कि कहीं बच्चों के शरीर नापाम बमों से झुलस सकते हैं।
हम खतरे को कहाँ देख पाते हैं? हम तो देख पा रहे हैं अभी कोरोना के भी खतरे को, और तमाम तरह के हमारा चीन भी हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, और भी बहुत सी बातें हैं। कोरोना भी चीन से ही आया है और चीन मिलिट्री वाइज भी सर पे चढ़ा है। इसे दायित्वहीनता कहना गलत होगा। इस एहसास की कमी कि वियतनाम के बच्चे बम से झुलस सकते हैं, ये दायित्वहीनता नहीं है। यह उस मोह भंग की स्वीकृति है जिसे सार्त्र जैसे दायित्वपूर्ण लेखक ने अपने लंबे संघर्ष के बाद पूरी आत्म पीड़ा के साथ महसूस किया है। एक लंबे अरसे से मैं कलम को तलवार समझता आया था, किंतु आज मुझे अपनी विवशता का एहसास होता है। मैं किताबें लिखता आया हूँ और लिखता रहूँगा। शायद वे किसी के काम आ सके, किंतु संस्कृति किसी को नहीं बचा सकती, किसी को नहीं सुधार सकती। शब्द ज्यां पासा। तो ये है साथ जिन पे हमने बातें की हैं, जिनकी नोबेल को लिखी चिट्ठी हमने पूरी पढ़ी। भारतीय बुद्धिजीवी जब कभी यूरोप के इस सांस्कृतिक संकट के संपर्क में आते हैं तो अक्सर उनकी प्रतिक्रिया होती है, हमारी संस्कृति इन पश्चिमी पतनशील तत्वों से मुक्त है, और यह कहकर मन ही मन खुश हो लेते हैं। उनका यह आत्मसंतोष कितना थोथा और हास्यास्पद है, यहाँ इसकी चर्चा करना अप्रासंगिक होगा। भारत में हम जिस सांस्कृतिक स्तर पर जीते हैं, वहाँ बेशक किसी संकट का खतरा नहीं है। एक मृत संस्कृति शाश्वत होने का सौभाग्य भले ही प्राप्त कर ले, जीवित रहने की जिम्मेदारी उसे कभी आक्रांत नहीं कर सकती। ये शायद ये भारतीय संस्कृति के लिए कहते हैं कि एक मृत संस्कृति शाश्वत होने का सौभाग्य भले ही प्राप्त कर ले, जीवित रहने की जिम्मेदारी उसे कभी आक्रांत नहीं कर सकती। और ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये इन्होंने इस भारतीय संस्कृति को मृत संस्कृति क्यों कहा है, किन किन अर्थों में। वही दोगलापन जिसकी मैंने बात की, स्त्रियों के प्रति और तमाम उन मूल्यों के प्रति जिसे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी अपने को लवरेज पाता है, और उसकी आभा से, उसकी प्रतिभा से मतलब झटकती रहती है ये बुर्जुआ विरोध की भाषा, लेकिन असल में वो बुर्जुआ विरोध क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बरसों पहले मैंने बॉडलेयर की एक कविता पढ़ी थी, जहाँ मुझे याद है वह कविता एक जहाज़ के बारे में थी। बॉडलेयर, चार्ल्स पियरे बॉडलेयर, एक महान फ्रांसीसी कवि 19वीं शताब्दी के, और जिन्होंने एडगर एलन पो का भी पहला अनुवाद किया। उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं जो बहुत चर्चित हुए, लेकिन और भी बहुत से उन्होंने काम किए हैं। और निर्मल जी इस कविता को याद कर रहे हैं जो एक जहाज़ के बारे में थी। बॉडलेयर अपने समय की खोखली और अर्थहीन सभ्यता से इतना ऊब गए थे कि उन्होंने अपनी आशा उस जहाज़ पर केंद्रित कर ली थी, एक ऐसा जहाज़ जो आधुनिक संस्कृति की दुर्गंध और गंदगी को किनारे पर छोड़कर सागर की मुक्त लहरों में खो जाए। बॉडलेयर, अब ये जयशंकर प्रसाद ने ये नहीं पढ़ा होगा, लेचर मुझे खुलावा देकर लिखने से पहले। बॉडलेयर जिंदगी भर इस जहाज़ के छूटने की सी प्रतीक्षा करते रहे। अच्छा, मैं एक किताब के विमोचन में गई थी, एक कोई लाहिरी करके कोई कवि थे जिनकी किताब थी वेटिंग फॉर दैट डिपार्चर। मैंने उनसे सवाल भी किया था कि विच डिपार्चर आर यू टॉकिंग अबाउट, स्टाइलिस्टिक, फॉर्म का डिपार्चर, थीमेटिक, खैर जो भी हो। एक ऐसा जहाज़ जो आधुनिक संस्कृति की दुर्गंध और गंदगी को किनारे पर छोड़कर सागर की मुक्त लहरों में खो जाएगा। बॉडलेयर जिंदगी भर इस जहाज़ के छूटने की प्रतीक्षा करते रहे। कहते हैं
एक बार वे पेरिस के वातावरण से इतना ऊब गए कि कुछ दिनों तक दूसरे शहरों में भटकते रहे। किंतु दुर्भाग्यवश पेरिस का मोह उसकी गंदगी के बावजूद कुछ इतना ज़बरदस्त था कि वहाँ दोबारा वापस आए बिना न रह सके। अपनी अपराध भावना को छिपाने के लिए उन्होंने अपने मित्रों से यह कह दिया कि वे जहाज़ पर हिंदुस्तान तक घूम आए। हिंदुस्तान उनके लिए सुदूर यात्रा का स्वप्न था। 19वीं शती की बुर्जुआ संस्कृति की ऊब और सतहीपन से मुक्त। आज 100 बरस बाद भी बौदलेयर का जहाज़ गंदे और दुर्गंधमय तट पर खड़ा है। हिंदुस्तान घुमाने का बहाना बहुत से लोग करते हैं, विटनिक कवियों से लेकर धर्मशास्त्रियों तक, किंतु सभ्यता के तट को छोड़ने का हौसला कोई नहीं करता। और बस अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये दूसरे चैप्टर का आखिरी सेंटेंस था और इसके बाद मैं इतनी उत्प्रोत हो गई हूँ कि बस अपनी एक कविता याद करना चाहती हूँ। अब कभी मत जाना विदेश करके। वो कविता है पितृसत्ता नाम से, स्त्रियों के टॉर्चर को लेकर लिखी हुई। और अद्भुत ये हमने पढ़ा निर्मल जी को, हम और पढ़ेंगे। ये तो हमने एक चैप्टर पढ़ा है। दूसरा अब हम पहला पढ़ेंगे। मैं पहला स्किप कर रही थी और वो आप देखिएगा कि कितना अद्भुत है। बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। निर्मल जी मेरे प्रिय लेखक हैं और उनको पढ़ के मेरी कोरोना की बंद घुटन भरी शाम एकदम मुकम्मल हो